राधे राधे सभी को। वेलकम टू श्वेताज बायोवर्स। आज के इस वीडियो में हम मियोसिस के बारे में जानेंगे। मियोसिस जो कि हमारा रिडक्शनल डिवीजन भी कहलाता है, ये दो सीक्वेंशियल साइकिल्स में कंप्लीट होता है। दैट मींस मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इसमें 2 बार हमारा न्यूक्लियर डिवीजन होगा एंड 2 बार सेल्यूलर डिवीजन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंसिडर करें कि किसी पेरेंट के पास में 50 रुपीज है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एस फेज जब इसके अंदर चलेगा तो एस फेज के टाइम पे ये इस 50 रुपीज को डबल कर लेगा, 100 रुपीज बना लेगा। ठीक है, तो अब इसके पास में 100 रुपीज हो गया। अब मान लीजिए कि इसमें हमारा मियोसिस 1 का प्रोसेस चलता है। हमारे मियोसिस 1 के कंप्लीशन पे 2 डॉटर सेल्स बनेंगे और इन 2 डॉटर सेल्स में क्या होगा, फिर से मियोसिस 2 का प्रोसेस चलेगा। मियोसिस 2 के एंड पे हमारे पास में अब 4 डॉटर सेल्स बनेंगे और इन चारों डॉटर सेल्स को माइटोसिस में जैसे हमारे क्रोमोसोम का नंबर सेम रह रहा था पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में, उस तरीके से नहीं होगा और यहाँ पे जस्ट हाफ हो जाएगा। तो जो हमारा पेरेंट था उसके पास में 100 रुपीज था और अब ये जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स को पैसा देगा, ये 25 रुपीज ईच डॉटर को देगा। ठीक है, तो अगर इसको हम डिप्लॉइडी के टर्म में या हैप्लॉइडी के टर्म्स में देखें तो हमारा पेरेंट जो था इनिशियली 2n था, ये यहाँ पे भी 2n हुआ लेकिन इसका क्रोमोसोम का कंटेंट डबल हो गया था। अब ये मियोसिस 1 के एंड पे जो 2 डॉटर सेल्स को बनाएगा तो ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंटेन करेंगी एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। इस वजह से मियोसिस 1 जो होता है इसे हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन इसलिए कहलाया क्योंकि जितना पेरेंट की प्लॉइडी थी उसका जस्ट हाफ हो गया हमारे जो 2 डॉटर सेल्स बने। लेकिन अनलाइक मियोसिस 1, मियोसिस 2 जो होता है इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर अब फर्दर n से घट करके n/2 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम को ही कंटेन करेंगे। तो ये जो हमारा मियोसिस 2 का साइकिल चला, ये एक तरीके से इक्वेशनल डिवीजन होता है। इस वजह से इसे हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। तो समझ में ये आना चाहिए कि मियोसिस 1 एक्चुअली में रिडक्शनल डिवीजन होता है एंड मियोसिस 2 सेम एज माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है। क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। क्रॉसिंग ओवर जो कि हमारा मियोसिस 2 का एक क्रूशियल इवेंट है जिसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं एंड अल्टीमेटली इवोल्यूशन में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ये हमारा होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास में ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, एक जो हमारी मदर का है, एक जो हमारे फादर का है। ठीक है, तो ये दोनों क्रोमोसोम्स अगर ये बिल्कुल सिमिलर हैं, यानी कि इनका साइज, इनका शेप, इनका नंबर, 1 के सामने 1, 2 नंबर के सामने 2 नंबर का क्रोमोसोम इस तरीके से अरेंज्ड है, तो ये जो क्रोमोसोम होंगे ये हमारे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहलाएंगे। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास में एक जो है ये मैटरनल क्रोमोसोम है, यानी कि मदर की तरफ से आया है, और दूसरा जो है ये फादर का क्रोमोसोम है, लेकिन दोनों ही क्रोमोसोम्स बिल्कुल सिमिलर है, तो ये हमारे कहलाएंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। और इन क्रोमोसोम्स में ये जो हमारे क्रोमैटिड्स अटैच्ड हैं, ये क्रोमैटिड्स नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे। ठीक है, अगर एक ही क्रोमोसोम के हैं, यानी कि अगर ये रेड वाला जो मैटरनल से आया इसका ये दोनों जो आर्म्स है और ये दोनों क्रोमैटिड्स ये सिस्टर होंगी, लेकिन ये जो हमारा मैटरनल और पैटर्नल का अगर कंपेयर कीजिएगा तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हो जाएंगी। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर जो है ये एक इंपॉर्टेंट एंजाइम के प्रेजेंस में मीडिएट होने वाला प्रोसेस है जिसे कि हम कहते हैं रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज में क्या होता है, न्यूक्लियस एंजाइम एंड लाइगेज एंजाइम दोनों ही प्रेजेंट होता है, यानी कि न्यूक्लियस एंजाइम जो कि कट करेगा, लाइगेज एंजाइम जो कि जोड़ेगा। तो जैसे ही दोनों मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी तो कुछ कंटेंट्स का एक्सचेंज होगा, यानी कि मदर का कुछ कंटेंट फादर वाले क्रोमोसोम में जाएगा, फादर का कुछ कंटेंट
सिस्टर वाले क्रोमोसोम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेज एंजाइम इस प्रोसेस को मीडिएट करता है। अब जैसे ही क्रॉसिंग ओवर होगी, इसके बाद हमारे दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं वो अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने पे हमें दिख रहा है कि ब्लैक वाले क्रोमोसोम में कुछ मदर का पार्ट यानी कि कुछ रेड पार्ट आया है। दैट मीन्स कुछ जो हमारे पार्ट्स हैं क्रोमोसोम के वो हमारी मदर से फादर में ट्रांसफर हुए हैं, एंड मदर में फादर से ट्रांसफर होने के बाद सेम चीज हमारी फादर में भी हुआ है, ठीक है। दोनों के बीच में एक्सचेंज हो गया है। अब इसके बाद मियोसिस 1 जैसे ही होगा तो हमारे दोनों क्रोमोसोम्स, जो दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, वो सेपरेट हो जाएंगे। तो सेपरेट जैसे ही होंगे, ये देखिए हमारे ये मदर और फादर के जो क्रोमोसोम्स है ये दोनों के दोनों अलग हो गए, ठीक है, मियोसिस 1 के एंड पे। एंड मियोसिस 2 जैसे ही होगा इनमें, तो मियोसिस 2 के एंड में अब ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थी, ठीक है, अभी तक क्या था कि मियोसिस 1 के एंड पे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्योंकि मदर और फादर का जो क्रोमोसोम है वो तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, तो वो दोनों अलग हुई थी। लेकिन जैसे ही मियोसिस 2 का प्रोसेस होता है तो हमारी सिस्टर क्रोमैटिड्स यानी कि सेंट्रोमियर के स्प्लिट होने की वजह से हमें यहाँ पे 4 नॉन सिस्टर एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स का पेयर मिलता है, और इसका हमारा जो रिजल्ट आता है ये होता है वेरिएशन वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑफस्प्रिंग्स आएंगे उनमें वेरिएशंस प्रेजेंट होगा जो कि इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज का कहलाता है। यहाँ पे जो हमारे नए ऑर्गेनिज्म, नए बेसिकली कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स जो बने हैं, जो एक्सचेंज होने के बाद क्रोमोसोम्स बने हैं, ये हमारे कहलाते हैं रिकॉम्बिनेंट्स, क्योंकि ये 2 क्रोमोसोम के कंबाइन करने के बाद बने हैं, तो इसलिए ये हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पे आएंगे ये हमारे रिकॉम्बिनेंट्स कहलाएंगे, और ये जो प्रोसेस होगा वो रिकॉम्बिनेशन का कहलाएगा। तो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के सब फेजेस की बात करेंगे। सबसे पहला सब फेज जो कि हमारे मियोसिस 1 में होता है ये है प्रोफेज। प्रोफेज के बाद मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आता है हमारा, जिसमें कि हम 1 सिग्निफाई करते हैं बिकॉज दिस इज ऑफ साइकिल 1, ठीक है। अब इसमें प्रोफेज 1 जो होता है ये काफी लंबे समय के लिए होता है, एंड इसमें 5 अलग अलग हमारे स्टेजेस आते हैं, ठीक है। तो प्रोफेज में सबसे पहला स्टेज जो आता है वो है लेप्टोटीन, नेक्स्ट आता है जाइगोटीन, इसके बाद आएगा पिकाइटीन, देन डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो ये 5 जो है हमारे, इसको हम लोजपा डीडी से भी याद करते हैं। L फॉर लेप्टोटीन, Z फॉर जाइगोटीन, P फॉर पेकाइटीन, D फॉर डिप्लोटीन एंड D फॉर डाइकाइनेसिस। सो लोजपा डीडी, ठीक है। इसके बाद में हमारा मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1 आता है। टेलोफेज के एंड पे हमारा साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में जैसे ही साइटोकाइनेसिस का कंप्लीशन होता है तो एक छोटा सा टाइम इंटरवल आता है, इसे हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस, ठीक है। इंटरकाइनेसिस बहुत छोटे समय के लिए होता है, और जैसे ही इसका कंप्लीशन होता है हमारा मियोसिस 2 का साइकिल स्टार्ट हो जाता है। मियोसिस 2 में अगेन हमारा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2 होता है, जो कि एग्जैक्टली लाइक माइटोसिस होता है। इसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। तो मेन रिडक्शन किस में हो रहा है? मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 हमारा रिडक्शनल डिवीजन कहलाता है। अब इसके बाद हम डायग्रामेटिकली देखेंगे कि मियोसिस 1 में क्या क्या होता है। मियोसिस 1 के बारे में जानेंगे। मियोसिस 1 में मैंने आपको बताया था प्रोफेज के अंदर 5 स्टेजेस आते हैं हमारे, या फिर 5 फेजेस आते हैं। सबसे पहला आता है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होगा? यहाँ पर हमारे क्रोमोसोम्स, क्योंकि प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं, ठीक है, और सेपरेशन के लिए रेडी होते हैं। तो हमारा लेप्टोटीन के स्टेज में क्रोमोसोम
क्रोमोसोम्स कंडेंस होना शुरू होंगे, इतने कंडेंस कि अगर आप इनको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो ये आपको विजिबल हो जाएंगे। एंड सेम टाइम पे हमारे ये जो सेंट्रियोल्स होंगे ये ऑपोजिट पोल्स पे मूव करना शुरू करेंगे। तो लेप्टोटीन स्टेज में यहां तक होगा। देन हमारा जाइगोटीन स्टेज आएगा। जाइगोटीन स्टेज में क्योंकि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की यहाँ पे क्या होगी, पेयरिंग होगी, तो इनके बीच में एक ग्लूई प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसे हम कहेंगे साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स या फिर साइनैप्सिस। इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि हमारे दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है और इस वजह से यहाँ पे इसे हम बाइवैलेंट, एक क्रोमोसोम मोनोवैलेंट, दूसरा क्रोमोसोम मोनोवैलेंट, और दोनों को जब साथ में देखें तो बाइवैलेंट। यहाँ पे हमारे जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं इनमें हमारे पास में दिख रहा है दो दो क्रोमैटिक सिस्टर्स प्रेजेंट है दोनों में, जिस वजह से इसे हम टेट्राड भी कहेंगे। एंड क्रोमोसोम्स की मूवमेंट जो है वो ऑपोजिट पोल्स पे होने के लिए कंटिन्यूड रहेगी। देन हमारा पेकाइटीन का स्टेज आता है। पेकाइटीन प्रोफेज का सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होता है, ये आपसे काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ भी लिया जाता है। पेकाइटीन में क्या होगा कि हमारा क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस होता है जिसमें दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ में क्रॉसिंग ओवर करेंगे, ठीक है, इनके आर्म्स एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे और ये क्रॉसिंग ओवर होगा साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में, यानी कि अभी तक सिनैप्सिस जो हमारा बना था वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। क्लियर है? क्रोमोसोम्स अगेन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ में जैसे ही क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं वहां पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी कि जो हमारा ब्लैक क्रोमोसोम है उसका कुछ पार्ट रेड के पास में चला जाएगा और रेड का जो कुछ पार्ट्स है वो हमारे ब्लैक क्रोमोसोम के साथ में एक्सचेंज हो जाएगा। नेक्स्ट फेज की तरफ चलते हैं जो कि है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन हमारा एक ऐसा स्टेज है जहां पर हमारे जो क्रोमोसोम्स थे जो एक दूसरे के साथ लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर कर रहे थे उनके बीच का कॉम्प्लेक्स टूट जाता है, लेकिन वहां पे जो आर्म्स अटैच हुए थे वो आर्म्स अभी भी अटैच्ड रहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे एक्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है जिसमें आर्म्स अटैच्ड है, इस वजह से इसे हम काइजमैटा भी कहते हैं। तो ये स्टेज आपसे पूछ लिया जाएगा कि काइजमैटा किसमें देखने को मिलता है, सो इट इज सीन इन डिप्लोटीन स्टेज। अब सबसे आखिरी स्टेज की तरफ बढ़ने से पहले डिप्लोटीन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। क्लास 12 में आप लोग पढ़िएगा कि जो oogenesis का प्रोसेस होता है, यानी कि फीमेल्स में ओवम के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही शुरू हो जाता है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जाकर के वो कुछ प्रोसेसेस में एंटर करता है और उसके बाद वो हॉल्ट कर जाता है, स्टॉप कर जाता है एंड रिज्यूम करता है जब फीमेल्स प्यूबर्टी पे पहुंचती है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिप्लोटीन वो स्टेज है जहां पे हमारा oogenesis का प्रोसेस जा करके स्टॉप कर जाता है, यानी कि जब तक फीटस गर्ल चाइल्ड मदर के वूम में है तब तक वहां पे डिप्लोटीन स्टेज तक कंप्लीशन होता है ओवरीज के अंदर ताकि वो ओवम रिलीज कर सके एंड उसके बाद वो प्रोसेस डिलीवरी के बाद रुक जाता है। फिर वो कुछ ईयर्स के बाद, यानी कि जब फीमेल हमारी पहुंचती है प्यूबर्टी के स्टेज पे 10 to 12 के एज पे, उस टाइम पे वापस से रिज्यूम होता है। तो डिप्लोटीन के आगे जो स्टेज हमारा आता है जो कि डाइकाइनेसिस का होता है, वहां से वो प्रोसेस शुरू होता है और फिर ओवम का रिलीज होता है प्यूबर्टी पे। ओके, मियोसिस 1 का डाइकाइनेसिस स्टेज देखते हैं। डाइकाइनेसिस स्टेज सबसे लास्ट स्टेज है। इसमें क्या होगा, जो काइजमैटा का फॉर्मेशन हुआ था वो टूट जाएगा। सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तो वहीं टूट गया था, सिनैप्सिस वहां से एब्सेंट हो गया था, लेकिन यहाँ पे डाइकाइनेसिस में क्या होगा कि जो हमारे आर्म्स अटैच थे क्रोमोसोम के वो दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ब्लैक जो हमारा क्रोमोसोम है इसमें कुछ पोर्शन मैंने रेड का दिखाया है और रेड में कुछ पोर्शन ब्लैक का दिखाया है, क्योंकि ये क्रॉसिंग ओवर हुई थी तो दोनों के बीच में कुछ जो क्रोमोसोमल कंटेंट्स थे वो एक्सचेंज हुए हैं। एंड बाय द एंड ऑफ प्रोफेज हमें पता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके साथ साथ सेंट्रियोल्स भी हमारे ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर चुके होते हैं एंड वो एस्टर्स
रिलीज करना, यानी कि स्पिंडल फाइबर्स को बनाना शुरू कर देते हैं। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस। प्रोफेज 1 हमारा यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हमारा शुरू होता है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होता है कि हमारे क्रोमोसोम्स जो है वो अब धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर्स से रिलीज हुए हैं, स्पिंडल फाइबर से अटैच होकर के और ऑपोजिट पोल्स पे मूव करने के लिए रेडी होते हैं, जिसमें वो एक मेटाफेज प्लेट पे क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिंस हमारी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है, 2 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट है, एक ही क्रोमोसोम नहीं है, इस वजह से उनका सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होगा, बल्कि दोनों जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है वो मेटाफेज पे अक्रॉस यहाँ पे अलाइन हो जाएंगे और दोनों ही स्पिंडल फाइबर्स से अटैच होकर के अलग अलग सेल्स में चले जाएंगे। कोई सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होगी, ठीक है। मेटाफेज 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। मेटाफेज 1 में आते आते क्या होता है, हमारा न्यूक्लियर एनवेलप एंड जितने भी बाकी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो डिसअपियर होने लगते हैं या डिसोल्यूशन हो जाते हैं उनका। तो यहाँ पे मेटाफेज 1 में आपको दिख रहा होगा मैंने कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं बनाया है, इसलिए क्योंकि वो गायब हो चुका है, डिसअपियर हो चुका है, और साथ ही बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स भी। देन हमारा आएगा एनाफेज 1। एनाफेज 1 में हमारे जो क्रोमोसोम्स थे, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, वो ऑपोजिट पोल्स पे अब स्पिंडल फाइबर्स के खिंचने की वजह से मूव कर चुके हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 में हमारा जितना भी कंटेंट्स गायब हुआ था, डिसअपियर हुआ था, वो रीअपियर होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो हमारे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स थे अब तो वो पोल्स पे पहुंच चुके हैं, तो उनके अराउंड हमारा न्यूक्लियर एनवेलप आपको दिख रहा है कि डेवलप कर जाएगा, और हमारा जो एक्सचेंज वाला पार्ट है वो उनके साथ में ही है, यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट्स बने थे हमारे, क्योंकि उन्होंने क्रॉसिंग ओवर की थी, तो वो एक्सचेंज वाला पार्ट उनके साथ में ही, क्रोमोसोम्स के साथ में ही है। टेलोफेज 1 के बाद में साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा, और हमारा ये जो इंडिविजुअल सेल है ये हमारे 2 नए सेल्स में टूट जाएगा। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ मियोसिस 1। अब इसके बाद हमारा मियोसिस 2 का साइकिल शुरू होगा साइटोकाइनेसिस के बाद, लेकिन साइटोकाइनेसिस एंड मियोसिस 2 का सीक्वेंस स्टार्ट होने के बीच में एक छोटा सा टाइम गैप होता है, जिसको कि हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। उस इंटरकाइनेसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो कि आपको बहुत बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है और लोगों को पता नहीं होता। उस इंटरकाइनेसिस में क्या होता है, क्योंकि जो सेंट्रोसोम्स हमारे एस फेज में अभी तक डुप्लीकेट कर चुके थे वो ऑपोजिट पोल्स पे जा चुके हैं, उनका फंक्शन हो चुका है, लेकिन अब क्या है, मियोसिस 2 जब चलेगा तो फिर से प्रोफेज 2 से शुरू होगा, वहां पे फिर से सेंट्रियोल्स की जरूरत पड़ेगी, है ना, क्रोमोसोम्स को तोड़ने के लिए, सेंट्रोमियर को तोड़ने के लिए। तो वहां पर क्या होगा कि हमारा सेंट्रियोल्स इंटरकाइनेसिस के पीरियड में धीरे धीरे डुप्लीकेट कर जाएगा, यानी कि इंटरकाइनेसिस जो बहुत छोटा सा टाइम गैप होता है उसमें हमारा सेंट्रियोल्स जो होंगे वो डुप्लीकेट करेंगे। मियोसिस 2 में प्रोफेज 2 से स्टार्ट होगा हमारा साइकिल, एंड प्रोफेज 2 में अगेन वही होगा, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अलग अलग हुए थे अब उन क्रोमोसोम्स में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो टूटेंगी, यानी कि हमारा ये जो 2 सेल बना था, इन दोनों सेल में क्या था कि हमारे क्रोमोसोम्स जो कि होमोलॉगस थे नेचर में ये गए थे, अब इनका क्या होगा, अब ये सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी यहाँ पर, और सेंट्रोमियर स्प्लिट करके जो हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, अभी ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स थे जो कि 2 सेल्स में गए थे हमारे लास्ट टेलोफेज 1 में, लेकिन अब क्या होगा, अब सिस्टर क्रोमैटिड्स टूटेंगी और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स टूट करके अलग अलग सेल्स में जाएंगी, जिसकी वजह से हमारा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2 ये चारों प्रोसेसेस माइटोसिस जैसे होता है, सेम इक्वेशनल डिवीजन की तरह होगा, एंड एट द एंड हमें जो सेल्स मिलेंगी उन चारों सेल्स में, ये जो हमें 4 सेल्स यहाँ पे मिलेंगी, इन चारों सेल्स में क्या होगा कि हमारी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स इस तरीके से चारों सेल्स में जाएंगी। तो अगर हमारा पेरेंट जो है वो 2n है
तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा NN चला गया। अब इस N के बाद यहाँ पे भी हमारा NN, क्योंकि ये माइटोसिस है, बिल्कुल इक्वेशनल डिवीजन, तो यहाँ से हमारा मियोसिस 2 के कंप्लीशन पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सारे के सारे हैप्लॉइड सेल्स। क्लियर है। इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। मियोसिस हमारा गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमीट्स के फॉर्मेशन के प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। साथ ही साथ ये इवोल्यूशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि मियोसिस की वजह से ही हमने देखा था कि क्रॉसिंग ओवर हुई थी मियोसिस में एंड री बने थे रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस से। तो वो जो रिकॉम्बिनेंट्स बने थे वो वेरिएशंस एक्चुअली कहलाते हैं, और इसी वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन होता है। सो ये एक क्वेश्चन है कि वेरिएशन अल्टीमेटली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू व्हाट, सो इट इज इवोल्यूशन। तो गेमेटोजेनेसिस एंड इवोल्यूशन में कॉन्ट्रीब्यूशन, ये दोनों ही हमारे मियोसिस की देन है। थैंक यू।